आज के एपिसोड में डीएन भारद्वाज की ओर से आप सभी का नमस्कार। भारतवर्ष वो सोने की चिड़िया जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाया। हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में शिकार कर रहे थे, पत्थर के हथियार घिस रहे थे और गुफाओं में रात बिता रहे थे, उस वक्त एक धरती थी जहाँ योजनाबद्ध शहर खड़े थे, जहाँ नालियाँ थी, बाजार थे, विश्वविद्यालय थे, जहाँ ज्ञान बहता था नदियों की तरह। वो धरती थी भारतवर्ष। तो दोस्तों, आज हम उस भारतवर्ष की बात करेंगे जिसे दुनिया ने हमेशा जानना चाहा, हमेशा पाना चाहा और हमेशा लूटना चाहा। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप खुद जानते हैं कि आपकी धरती यानी कि भारतवर्ष कितनी महान थी? क्या आपको पता है कि जब यूरोप में सभ्यता का नामो निशान नहीं था, तब भारतवर्ष में दुनिया के सबसे बड़े शहर, सबसे बड़े विश्वविद्यालय और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मौजूद थी? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो भारतवर्ष से हजारों मील दूर बैठकर भी इस धरती के सपने देखते थे। ग्रीस यानी कि ग्रीस में उस जमाने के महान इतिहासकार हेरोडोटस का ये मानना था कि भारतवर्ष में असीमित सोने का खजाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि भारत में चिट्टियां जमीन खोदती है तो सोने की धूल निकलती है। हाँ दोस्तों, सोने की धूल। उस वक्त ग्रीक के लोग भारतवर्ष को चमत्कार की भूमि मानते थे। दार्शनिकों का मानना था कि यहाँ के योगियों के पास अलौकिक ज्ञान है, वो अपने शरीर के दर्द को रोक सकते हैं। सोचिए, जब किसी देश के बारे में दूसरी सभ्यता इस तरह की कहानियां गढ़ने लगे तो वो देश कितना असाधारण रहा होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं रोम पर। रोम जो अपने वक्त की दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति था, उस रोम के इतिहासकार ये लिखने पर मजबूर हो गए कि भारतवर्ष हर साल रोम से 1000 मिलियन चांदी के सिक्के खींच ले पा रहे। 1000 मिलियन हर साल। रोम के लोग भारतवर्ष को दुनिया के हर तरह के विलासिता का स्रोत मानते थे। कीमती पत्थर, उत्कृष्ट सूती कपड़ा, असीमित मसाले, हाथी दांत, मोती, ये सब सिर्फ भारतवर्ष से आता था। रोम के महान इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने साफ लिखा, भारतवर्ष रोम से भी ज्यादा अमीर है। अब आगे बढ़ते हैं चीन के तरफ। चाइनीज लोगों ने भारतवर्ष को क्या समझा? उन्होंने भारतवर्ष को पश्चिमी स्वर्ग का नाम दिया था। बुद्ध की जन्मभूमि, पवित्र निशानियों से भरी धरती। चाइनीज यात्री और इतिहासकारों का मानना था कि भारतवर्ष सोना, चांदी, नीलम, रेशम, मोती और चंदन की लकड़ी में बेहद समृद्ध था। इतना ही नहीं, वो भारतवर्ष को चमत्कारिक चिकित्सा का और आध्यात्मिक समृद्धि का केंद्र भी मानते थे। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये सच था। भारतवर्ष उस वक्त सचमुच अमीर था, सचमुच समृद्ध था और सचमुच ज्ञान का केंद्र था। और इसीलिए हजारों सालों तक दुनिया की हर बड़ी शक्ति इस धरती की तरफ खींचती रही। फारसी आए, ग्रीक ने हमला किया, मंगोल आए, हुड़ आए और अंत में अंग्रेज आए। और सिर्फ आए नहीं, रुके भी 200 साल तक। लेकिन एक पल रुकिए, इससे पहले कि हम उन हमलों की बात करें, जरूरी है कि हम खुद अपने आप से एक सवाल पूछें। क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी धरती कितनी पुरानी है, कितनी महान है? अमेरिका में लोग कब से रहने लगे और भारतवर्ष में कब से? यूरोप में खेती कब शुरू हुई और भारतवर्ष में कब? दुनिया के सबसे पुराने शहर कहाँ पाए जाते हैं? जब भारतवर्ष में लोग पक्के मकान बनाकर रह रहे थे, तब बाकी दुनिया के लोग कैसे रह रहे थे? तो दोस्तों, ये सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी जड़ों को नहीं जानता, वो हमेशा दूसरों की जड़ों को महान समझता रहता है। कभी कभी हमें लगता है हमारे पास जो है वो बेकार है और दूसरों के पास जो है वो कीमती है। ये भावना सिर्फ चीजों के बारे में नहीं, ये भावना हमारी अपनी मातृभूमि के बारे में भी आ जाती है। हम अपनी मिट्टी में कमजोरी ढूंढने लगते हैं, अपने इतिहास को छोटा समझने लगते हैं, और ये होता है सिर्फ इसीलिए कि हमें अपने ही धरती के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो आज उस अज्ञानता को तोड़ते हैं। भारतवर्ष में आधुनिक मानव तकरीबन 65,000 साल पहले से रह रहे हैं। 65,000 साल, ये वो वक्त था जब बाकी दुनिया में इंसानी सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ की गर्म जलवायु, हिमालय से निकलती नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इन सब ने मिलकर भारतवर्ष को दुनिया की सबसे उर्वर, सबसे समृद्ध, सबसे आकर्षक भूमि बनाया।
इसीलिए दोस्तों इतिहास में हर दिशा से इंसान भारतवर्ष की तरफ आते दिखते हैं, लेकिन भारतवर्ष से बाहर जाते कभी नहीं दिखते। अब बात करते हैं उस चीज की जो भारतवर्ष को बाकी दुनिया से हजारों साल आगे रखती थी। मोहनजोदारो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तकरीबन 2600 BC में एक विशाल शहर, गलियां ग्रीक पैटर्न में बनी हुई, ईंटों से बने मकान और सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया की पहली उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली। जब पूरी दुनिया में नालियों का कोई कंसेप्ट नहीं था, तब मोहनजोदारो में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। तो दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में व्यापार का केंद्र, कलाकृति का केंद्र, प्रशासन का केंद्र। और आते हैं धोलावीरा आज के गुजरात में। यहाँ परिष्कृत जल व्यवस्थापन था, सीढ़ी वाले कुएं थे, बारिश के पानी को संग्रह करने की प्रणाली थी और दुकान के आगे हिंदूज लिपि में बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते थे। जरा सोचिए, 4000 साल पुराने साइन बोर्ड। ये सब संभव हुआ क्योंकि भारतवर्ष उस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। दुनिया की 1/3 GDP अकेले भारतवर्ष की, और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि लगातार 2000 साल तक। भारतवर्ष ने उस दौर में प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, फारसी सभ्यता, रोमन साम्राज्य, मध्य एशिया, चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया सबके साथ एक साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि दोस्तों दुनिया की एक सभ्यता ने और हर सभ्यता से एक ही बार संबंध बनाया। भारतवर्ष के व्यापारी हिंद महासागर के हर बंदरगाह पर मौजूद थे। मसाले, सूती कपड़ा, इस्पात, जवाहरात, हाथी दांत, मोती, ये सब सिर्फ भारतवर्ष से जाता था और साथ जाती थी भाषा, संस्कृति और धर्म। तो जानिए, अगर भारतवर्ष नहीं होता तो रोम और चाइना शायद कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों भारतवर्ष की सबसे बड़ी दौलत सोना नहीं थी, मसाले नहीं थे, कपड़े नहीं था। भारतवर्ष की सबसे बड़ी दौलत थी ज्ञान। नालंदा विश्वविद्यालय आज के बिहार में दुनिया का पहला पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय। यहाँ गुरु और शिष्य एक ही स्थान पर रहकर पढ़ते और पढ़ाते थे। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय भी था और यहाँ पढ़ने के लिए चाइना से आते थे, कोरिया से आते थे, तिब्बत से आते थे, श्रीलंका से आते थे, नेपाल से आते थे, मध्य एशिया से लोग आते थे। दुनिया के महान चाइनीज विद्वान ह्वेन-त्सांग वो भी यहाँ पढ़े थे और यहाँ पर पढ़ाए थे। यहाँ पढ़ाए जाते थे बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और मेटाफिजिक्स। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान का केंद्र। यहाँ सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था। तो दोस्तों छात्र खुद अपने विषय के हिसाब से गुरु चुनते थे और यहाँ के गुरु कोई साधारण नहीं थे। चाणक्य राजनीति और अर्थशास्त्र के धुरंधर, चरक चिकित्सा शास्त्र के महान आचार्य, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक। भारतवर्ष, फारस, ग्रीस और मध्य एशिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। ज्ञान की बात करें तो भारतवर्ष ने दुनिया को दिया शून्य, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, आर्यभट्ट और बराहमीर ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। आयुर्वेद चिकित्सा की वो प्राचीन विधा जो आज भी जिंदा है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, उसकी नींव भी भारतवर्ष ने रखी। संस्कृत भाषा ने दक्षिण पूर्व एशिया की लेखन प्रणाली को आकार दिया। भारतवर्ष ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था बिना एक भी तलवार उठाए, बिना एक भी सैनिक भेजे आधी दुनिया को अपने रंग में रंग देना। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चाइना, कोरिया, जापान तक फैल गए। रामायण और महाभारत ये सिर्फ भारत के महाकाव्य नहीं बने, ये कंबोडिया, जावा और थाईलैंड में राजाओं की राजनीतिक वैधता का आधार बन गए। भारतवर्ष के व्यापारी जहाँ भी गए सामान के साथ संस्कृति भी लेकर गए, धर्म भी लेकर गए, भाषा भी लेकर गए। ये था भारतवर्ष का असली साम्राज्य जो दिलों में बसता था, नक्शों पर नहीं। लेकिन दोस्तों एक सवाल अभी भी बाकी है। इतनी महान सभ्यता, इतनी दौलत, इतना ज्ञान, इतना प्रभाव, तो फिर आखिर में भारतवर्ष को 200 साल तक गुलाम क्यों रहना पड़ा? फारसी सम्राट डेरियस से शुरू होकर ब्रिटिश शासन तक 2500 साल तक बार बार हमले होते रहे। कि वो कमजोरी था या कोई और सच था जो हम आज तक नहीं जान? इसका जवाब अगले एपिसोड में, और वो जवाब आपको हैरान कर देगा। तब तक के लिए नमस्कार।